हेलो गाइस, वेलकम टू अभियान IAS अकेडमी। माई सेल्फ पूजा, UGC नेट फैकल्टी हियर। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है हमारा लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक। लॉजिकल रीजनिंग में सबसे पहले दो टर्म्स आती हैं हमारी, एक होता है आर्ग्यूमेंट और एक होता है नॉन आर्ग्यूमेंट। तो उन दोनों के बीच में हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। हमारी कुछ प्रपोजिशन होती हैं, वो प्रपोजिशन अगर कोई कंक्लूज़न हमें देती है तो मतलब वो एक आर्ग्यूमेंट है, बट उन प्रपोजिशन से अगर कोई कंक्लूज़न नहीं निकलता है तो मतलब वो एक नॉन आर्ग्यूमेंट है, वो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगी। अगर हम एक आर्ग्यूमेंट के स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो हमारे आर्ग्यूमेंट में कुछ प्रेमाइसेस होते हैं और उसका एक कंक्लूज़न दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक आर्ग्यूमेंट में दो प्रेमाइसेस दिए गए हैं और उसका एक कंक्लूज़न दिया गया है, फॉर एग्जांपल all men are brave, दिस इज द फर्स्ट प्रपोजिशन। और सेकंड प्रपोजिशन में हम किसी का नाम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल राम इज ब्रेव। तो हमने कंक्लूजन दे दिया दैट श्याम इज ब्रेव। जहाँ पे हमारी प्रेमाइसेस की प्रपोजिशन होती है वो एक कंक्लूजन देती है और वो कंक्लूजन वैलिड होता है, तो वो होती है हमारी एक आर्ग्यूमेंट। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारी आर्ग्यूमेंट का, जहाँ पे हमारे प्रीमाइसेस n नंबर तक हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अनकाउंटेबल हो सकते हैं, P1, P2, P3 एंड P4, बट लास्ट में उनका एक कंक्लूजन आता है। अब जो हमारी आर्ग्यूमेंट होती है उनकी दो फॉर्म होती हैं। फर्स्ट इज इंडक्टिव, सेकेंड इज डिडक्टिव। बेसिकली मेन ये दो फॉर्म यूज़ की जाती है हमारी आर्ग्यूमेंट में। एक तीसरी फॉर्म होती है दैट इज एबडक्टिव, या जिसको एबडक्शन बोलते हैं। अब इन तीनों टर्म्स का मतलब क्या है। इंडक्टिव फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो वो फॉर्म होती है जहाँ पे जो प्रेमाइसेस होते हैं, वो जो कंक्लूजन देते हैं, वहाँ पे उसकी श्योरिटी नहीं होती, एक प्रोबेबिलिटी होती है कि वो कंक्लूजन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस वाली प्रेमाइसेस को लिख देते, यहाँ पे हमारा श्याम होता और यहाँ पे हमारे कंक्लूजन में होता ऑल मैन आर ब्रेव। यहाँ पे हमारी फर्स्ट प्रीमाइसिस थी कि श्याम जो है वो ब्रेव है, सेकंड प्रीमाइस थी कि राम ब्रेव है। वहाँ पे हमने कंक्लूजन दे दिया कि इसका मतलब है जितने भी मैन होते हैं वो ब्रेव होते हैं। ये एक प्रोबेबिलिटी है, ये श्योरिटी नहीं है कि अगर राम ब्रेव है, श्याम ब्रेव है तो सभी मैन ब्रेव होंगे। दैट इज इंडक्टिव, जहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी का कंक्लूजन होता है, श्योरिटी नहीं होती है। वहीं पे अगर हम डिडक्टिव की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारी श्योरिटी होती है। फॉर एग्जांपल, इससे पहले जो हमने टर्म लिखी हुई थी उसका फर्स्ट प्रेमाइस ही यही था कि ऑल मैन आर ब्रेव, सभी मैन ब्रेव होते हैं। अब उसमें कितने भी मैन के नाम आ जाए, राम, श्याम या ABCD जितने भी होंगे वो सारे ब्रेव होंगे, वो एक श्योरिटी होगी हमारा 100% कंक्लूजन की श्योरिटी। दैट इज डिडक्टिव। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव के अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो इंडक्टिव हमारा होता है जहाँ पे हम एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल से शुरू करते हैं, स्पेसिफिक चीज़ से शुरू करते हैं, एक जनरल चीज़ तक जाते हैं। वहीं पे अगर हम डिडक्टिव की बात करते हैं, वहाँ पे हम एक जनरल चीज़ से जाते हैं, मतलब जो थियोरी बन चुकी है उस थियोरी से स्टार्ट करते हैं और वहाँ से एक हम स्पेसिफिक चीज़ तक जाते हैं। मीन्स जनरल टू स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्पेसिफिक टू जनरल का एग्जाम्पल लेते हैं, एक इंडिविजुअल ने बताया कि जब भी वो पीनट्स कंज्यूम करता है तो उसको उसकी बॉडी में कुछ अनकंफर्टेबल रिएक्शंस होते हैं। अब उससे हमारा सेकंड प्रीमाइस हो सकता है कि मे बी ही इज़ एलर्जिक टू पीनट्स, तो उसका कंक्लूजन होगा कि ही इज़ एलर्जिक टू पीनट्स। तो ये हमारा इंडक्टिव है कि उसको पीनट्स खाने पे कुछ अनकंफर्टेबल सेंसेशन होती है, तो उससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मे बी ही इज़ एलर्जिक टू पीनट्स। वो 100% श्योरिटी नहीं है कि उसका रीज़न वही होगा। बट अगर हम थियोरी में डिडक्टिव में बात करते हैं कि पहले ही उन्होंने दे दिया कि
एक इंडिविजुअल है जो पीनट से एलर्जिक है, वो पहले प्रेमाइसिस में उन्होंने बता दिया। उसके बाद जो भी प्रेमाइसिस होगी तो उसका कंक्लूजन वही रहेगा कि अगर वो पीनट से एलर्जिक है तो अगर वो पीनट्स कंज्यूम करेगा तो वो उसकी हेल्थ पे अफेक्ट करेगा। दैट इज़ डिडक्टिव। तो दूसरी बात अगर हम इनकी करना चाहें तो हम कर सकते हैं कि जहाँ पे हम थियोरी तक जाते हैं, यहाँ पे हमारी कोई ऑब्जर्वेशन थी, वहाँ से हम गए थियोरी तक, ये है हमारी इंडक्टिव अप्रोच। वहीं पे अगर हम डिडक्टिव की बात करते हैं तो अगर हम स्टार्ट करते हैं थियोरी से, हम थियोरी से स्टार्ट करके किसी ऑब्जर्वेशन पे जाते हैं, वो होती है हमारी डिडक्टिव रीजनिंग या डिडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव डिडक्टिव का अगर हम एग्जाम्पल की बात दोबारा से लेते हैं, हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे दो सिचुएशंस को। एक तरफ हम इंडक्टिव का एग्जाम्पल देंगे और दूसरी तरफ हम डिडक्टिव का एग्जाम्पल देंगे। यहाँ पे हमारी पहली प्रेमाइस है, फॉर एग्जाम्पल ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। यहाँ पे हमने पहले प्रेमाइस बना दिया जो कि जनरलाइज वे में बनाई है सभी गर्ल्स के लिए, ये हमारी एक जनरल थियरी हो गई। सेकंड प्रेमाइस हमने बना दी, फॉर एग्जांपल हमने किसी भी लड़की का नाम ले दिया, हिना इज इंटेलिजेंट। तो इसका कंक्लूजन में हम किसी और का भी अगर नाम लेंगे, फॉर एग्जांपल समीरा इज इंटेलिजेंट। क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग की थी वो हमने ऑल गर्ल्स से की थी, एक पूरी सोसाइटी की बात की थी, तो उसमें जितनी भी गर्ल्स आएंगी उन सभी पे वो चीज़ एप्लीकेबल होगी। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे कंक्लूजन की 100% श्योरिटी है। ये हमारी डिडक्टिव अप्रोच है। वहीं पे अगर हम इंडक्टिव का एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल रवि इज सोल्जर। सेकेंड हम प्रीमाइस लेते हैं समीर इज सोल्जर, और यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाल दिया ऑल मैन आर सोल्जर। यहाँ पे हमने स्पेसिफिक एक इंडिविजुअल से बात की, पहले प्रेमाइस में रवि इज़ अ सोल्जर, सेकंड प्रेमाइस में हमने एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल की बात की समीर इज़ अ सोल्जर, और वहाँ से हमारा कंक्लूजन निकला ऑल मैन आर सोल्जर। तो ये है हमारी इंडक्टिव अप्रोच, जहाँ पे जो कंक्लूजन है वो 100% श्योरिटी नहीं है उसकी, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि मे बी वो ट्रू हो सकता है, मे बी नहीं हो सकता है। तो जहाँ पे स्टार्टिंग हमारी एक जनरल थियरी से हुई वो हमारा डिडक्टिव अप्रोच है, और जहाँ पे हमारी स्टार्टिंग एक स्पेसिफिक इंसान से हुई वो हमारा इंडक्टिव अप्रोच है। वहीं पे दूसरे टर्म्स में अगर हम बात करें, डिडक्टिव में हम सिंथेसिस से एनालिसिस की तरफ जाते हैं, वहीं पे इंडक्टिव में हम एनालिसिस से सिंथेसिस की तरफ जाते हैं। ये हमारा डिफरेंस है डिडक्टिव और इंडक्टिव का। अब हम बात करते हैं एब्डक्टिव, दैट इज एब्डक्शन। एब्डक्शन का मतलब होता है एक गेस्ट स्टेटमेंट, मतलब जहाँ पे एक तुक्का लगाया जाता है, इट माइट बी ट्रू, इट माइट नॉट बी ट्रू। तो जहाँ पे भी प्रेडिक्शन की बात की जाती है वो आ जाता है हमारा एब्डक्शन में। ये हमारे तीन लॉजिकल रीजनिंग के तीन आर्गुमेंट के फॉर्म से डिडक्टिव, इंडक्टिव एंड एब्डक्टिव। अब हम बात करते हैं डिडक्टिव, अगर कोई टर्म है उसके दो चांसेस होते हैं, वो वैलिड भी हो सकती है, वो इनवैलिड भी हो सकती है। वहीं पे अगर इंडक्टिव की बात करते हैं, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी है तो उसको हम वैलिड या इनवैलिड नहीं बोल सकते, तो वहाँ पे होता है कि मे बी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी और मे बी वीक प्रोबेबिलिटी। तो हमने यहाँ पे बात की कि जो डिडक्टिव की आर्गुमेंट होगी हमारी, या तो वो वैलिड होगी या फिर वो इनवैलिड होगी। वैलिड होने का क्या मतलब है? वैलिड होने का मतलब है कि जो आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर है वो उसको फॉलो करेगी। अब आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है कि उसमें प्रेमाइस होती है और कंक्लूजन होता है।
उसमें कुछ मेजर टर्म होती है, कुछ माइनर टर्म होती है, एक मिडल टर्म होती है, वो हम थोड़ा आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो अगर वो स्ट्रक्चर को फॉलो करती है दैट मीन्स वो वैलिड है, अगर वो स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करती है उसका मतलब है कि वो इनवैलिड है। अब वैलिड जो है हमारी, उसके फर्दर दो कंडीशन आ सकती है कि अगर वो वैलिड है तो मे बी वो साउंड हो सकती है, मे बी अनसाउंड हो सकती है। साउंड और अनसाउंड होने का मतलब क्या होता है? अगर वो साउंड है, वैलिड का मतलब है उसने सारा स्ट्रक्चर फॉलो किया। अब अगर वो साउंड है मतलब जो उसके प्रेमाइसेस है वो 100% ट्रू है, और अगर वो ट्रू नहीं है तो वो आता है अनसाउंड के अंडर। तो अगर वो साउंड है मतलब प्रेमाइसेस आर ट्रू। वहीं पे हमने जो इंडक्टिव की बात की थी उसमें हम वैलिड इनवैलिड नहीं बोल सकते क्योंकि प्रोबेबिलिटी की बात की जाती है। तो इसमें होता है कि मे बी द कंक्लूजन इज स्ट्रॉन्ग, मतलब जो प्रेमाइस है वो एक स्ट्रॉन्ग रीज़न देते हैं कंक्लूजन को ट्रू होने के लिए, या फिर एक वीक रीज़न देते हैं कंक्लूजन को ट्रू करने के लिए। अब अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो उसकी फर्दर दो कंडीशन हो सकती है, मे बी द आर्ग्यूमेंट इज कोजेंट एंड मे बी अनकोजेंट। अब कोजेंट और अनकोजेंट का मतलब सेम है जो यहाँ पे हमारे साउंड और अनसाउंड का था। अगर हमारे प्रेमाइसेस हैं वो सारी ट्रू हैं तो मतलब वो जो हमारी आर्ग्यूमेंट होगी वो कोजेंट होगी, और अगर वो नहीं है तो हमारी आर्ग्यूमेंट अनकोजेंट होगी। हमें यहाँ पे जो टर्म्स याद रखनी है वो हमें याद रखनी है कि डिडक्टिव के केस में हमारा वैलिड और इनवैलिड होता है, वही हमारा इंडक्टिव के केस में स्ट्रॉन्ग और वीक आर्ग्यूमेंट होती है। साउंड और अनसाउंड की जहाँ बात की जाएगी वो हमारे डिडक्टिव अप्रोच में की जाएगी, और कोजेंट और अनकोजेंट की जो बात हमारी की जाएगी वो हमारे इंडक्टिव अप्रोच में की जाएगी। अब हम बात करते हैं एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी आर्ग्यूमेंट का। जो हमारी कैटेगोरिकल प्रेपोजिशन होती है, यानी कि जो हमारा सिलोजिज्म होता है वो हमारा डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में होता है हमेशा। अगर एक आर्गुमेंट डिडक्टिव होगी वहीं पे हमारा सिलोजिज्म अप्लाई होगा। अब यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेते हैं किसी भी चीज़ का कि मेजर टर्म क्या होती है, माइनर टर्म क्या होती है। अब एक हम डिडक्टिव आर्गुमेंट का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑल कैट्स आर एनिमल्स। ये हमारा डिडक्टिव आर्गुमेंट है कि यहाँ पे सभी कैट्स के बारे में बात की जाती है। अब जो ये हर एक वर्ड लिखा हुआ है इसका एक मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो यहाँ पे ऑल है वो बोला जाएगा क्वांटिफायर। क्वांटिफायर मीन्स जो क्वांटिटी बताता है सारी की सारी कैट्स। अब जो कैट्स हैं हमारी, कैट्स के बारे में बात की जा रही है तो कैट हमारा सब्जेक्ट है, वहीं पे जो एनिमल्स है हमारा वो हमारा प्रेडिकेट है जो उसके बारे में बात की गई है। आर जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ता है, वो जो मिडल टर्म होती है हमारे आर्गुमेंट में, उसको बोला जाता है कोपुला। ये हमारा कोपुला होता है। अब इसमें हमारी आती है दो चीज़ें, एक होता है यूनिवर्सल और एक होता है पर्टिकुलर। ये हम बात कर रहे हैं हमारे क्वांटिफायर की। यूनिवर्सल का मतलब है यूनिवर्सल जो हर जगह अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल, जो हमारा ऑल था वो हमारा हर एक कैट पे अप्लाई हो रहा है, दैट इज़ अ यूनिवर्सल टर्म। पर्टिकुलर का मतलब होता है जो सब पे अप्लाई नहीं होता, कुछ टर्म्स पे अप्लाई होता है। हमारी बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं, ए ई आई ओ। ए का मतलब होता है ऑल, ई का मतलब होता है नो, आई का मतलब होता है सम, एंड ओ स्टैंड्स फॉर सम नोट। तो यहाँ पे अगर हम इनकी बात करते हैं, सभी की हम बात कर रहे हैं, मतलब एक यूनिवर्सल टर्म की बात कर रहे हैं जो सभी पे अप्लाई होता है। नो की अगर हम बात कर रहे हैं, मतलब नो में भी सब इंक्लूडेड है कि कोई भी नहीं होगा, दैट इज़ अ यूनिवर्सल टर्म। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सम, कुछ। फॉर एग्जाम्पल, सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, ये कहीं भी शो नहीं है कि सारे के सारे ए बी हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम ए आर बी, तो मे बी ये ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पे कहीं पे भी ये शो नहीं किया गया है कि सारे के सारे जो ए हैं वो बी के अंदर इंक्लूडेड होंगे, तो ये हमारा पर्टिकुलर टर्म है।
सेम सम नोट की अगर हम बात करते हैं तो सम ए आर नोट बी, तो वो इसमें भी अप्लाई हो सकता है क्योंकि कुछ ए तो बी हैं बट बाकी के कुछ हैं वो बी नहीं है, तो ये भी हमारा पर्टिकुलर में आता है। तो यूनिवर्सल और पर्टिकुलर में हमारा कौन कौन सा आएगा, जो हमारा ए और ई है वो हमारा यूनिवर्सल में आता है, और जो हमारा आई और ओ है वो हमारा पर्टिकुलर में आता है। तो ये कुछ टर्म्स है हमारे जो आर्ग्यूमेंट में यूज़ होते हैं। जो क्वांटिटी को बताएगा वो हमारा क्वांटिफायर को होगा, जिसके बारे में बात की जाती है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो हमारा प्रेडिकेट होता है और सब्जेक्ट को जो वर्ड जोड़ता है वो हमारा कोपुला होता है। अब हम ये चेक करने के लिए कि जो हमारा सिलोजिज्म है या जो हमारी आर्ग्यूमेंट है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जिसमें फर्स्ट आता है कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वो उसमें प्रीमाइसेस जो है वो कंक्लूजन को ट्रू फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो तीनों हमारी प्रपोजिशन होती हैं, फॉर एग्जांपल तो ये हमने एक नेक्स्ट एग्जांपल लिया जहाँ पे हमारी पहली प्रीमाइस है कि सम कैट्स आर फ्रेंडली, कि कुछ कैट्स होती हैं जो फ्रेंडली होती हैं। सेकेंड प्रीमाइस लिया हमने कि सारी की सारी कैट्स जो हैं वो मैमल्स हैं। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन आया कि सम मैमल्स आर फ्रेंडली, कि कुछ हमारी जो मैमल्स हैं वो फ्रेंडली है। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या ये हमारी एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है या फिर इसका स्ट्रक्चर सही है या नहीं। तो इसमें हमें सबसे पहले हमने देखा दो प्रीमाइस है, एक कंक्लूजन है। पहली चीज़ हमारी क्लियर हो गई। अब हमें देखना है तीन चीज़ें, एक होती है हमारी मेजर टर्म, एक होती है हमारी माइनर टर्म, और थर्ड होती है हमारी मिडल टर्म। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मिडल टर्म की, तो मिडल टर्म हमारी कौन सी होती है? मिडल टर्म हमारी वो होती है जो हमारे फर्स्ट प्रीमाइस और सेकंड प्रीमाइस में कॉमन होती है। तो अब हमारे फर्स्ट प्रीमाइस और सेकंड प्रीमाइस में कौन सी टर्म कॉमन है? वो है हमारी कैट्स। तो यहाँ पे जो हमारी मिडल टर्म हो जाएगी वो होगी कैट्स। अब बात करते हैं मेजर टर्म कौन सी होती है, माइनर टर्म कौन सी होती है। तो जो हमारा कंक्लूजन होता है, हमारे कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट होता है वो हमारी मेजर टर्म होती है, और जो हमारे कंक्लूजन का सब्जेक्ट होता है वो हमारी माइनर टर्म होती है। तो इस वाले एग्जाम्पल में हमारी मेजर टर्म कौन सी होगी? फ्रेंडली, ये हमारी मेजर टर्म होगी, और हमारी माइनर टर्म कौन सी होगी? मैमल्स, ये हमारी माइनर टर्म होगी। तो ये चीज़ें बताती हैं कि हमारी जो आर्ग्यूमेंट है वो स्ट्रक्चर्ड है या नहीं। सबसे पहली उसमें प्रीमाइस होनी चाहिए जो एक कंक्लूजन को फॉलो करे। दूसरा कि उसमें एक मेजर टर्म होनी चाहिए, माइनर टर्म होनी चाहिए, और एक मिडल टर्म होनी चाहिए। मिडल टर्म कौन सी होगी? जो दोनों प्रीमाइस में कॉमन टर्म होगी वो हमारी मिडल टर्म होगी। वहीं पे अगर हम बात करते हैं मेजर और माइनर टर्म की, तो मेजर टर्म कौन सी होती है? जो हमारा कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट होगा वो हमारी मेजर टर्म होगी, और माइनर टर्म कौन सी होगी? जो हमारे मैमल हैं उनका जो सब्जेक्ट होगा वो हमारी माइनर टर्म होगी। उसके बाद अगर हम दूसरे एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को चेंज कर दिया और यहाँ पे हमने कैट की जगह लिख दिया डॉग्स। तो क्या अब ये स्ट्रक्चर्ड है? इसमें दो प्रीमाइस भी है, कंक्लूजन भी है, बट इसमें कोई मिडल टर्म नहीं है, कोई भी ऐसी टर्म नहीं है यहाँ पे सब्जेक्ट या प्रेडिकेट में जो दोनों की प्रीमाइस में कॉमन हो। तो यहाँ पे क्योंकि कोई मिडल टर्म नहीं है तो ये हमारी एक स्ट्रक्चर्ड या कैटेगोरिकल आर्ग्यूमेंट नहीं होगी। ये पोर्शन हमारा आता है सारा फैलेसीज में। फैलेसी का मतलब होता है कि कुछ भी गलती होना किसी भी स्ट्रक्चर में। तो अगर यहाँ पे क्योंकि मिडल टर्म में दिक्कत है तो यहाँ की फैलेसी होगी हमारी फैलेसी ऑफ मिडल टर्म। तो गाइज आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इसके अलावा आगे बहुत सारे पोर्शन होते हैं इसमें, जैसे मूड्स एंड फिगर, मूड कितने टाइप के होते हैं, फिगर कितने टाइप के होते हैं, कौन सी कैटेगरी में फॉलो करता है। जैसे फिगर हमारे 4 टाइप के होते हैं तो कौन सा मूड किस में आएगा, हमारे वेन डायग्राम है, और एक हमारा इंडियन लॉजिक का टॉपिक आएगा। तो ये हमारे सारे टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू।